दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जो कभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी कंट्री की, वो आज अपने सर्वाइवल के लिए जमीन तलाश कर रही है। उसके पास सदन में इतनी सीटें नहीं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दावा कर सके। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? इतना रैपिड डिक्लेरेशन कहाँ से हो गया कांग्रेस में? इसी के बारे में हम समझेंगे। एक्चुअली अभी कांग्रेस अपने प्रेसिडेंस इलेक्शन के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसमें दो क्वालिटी हो। नंबर एक, वो गांधी फैमिली के प्रति लॉयल हो, और नंबर दो, उसमें इतनी एबिलिटी हो जो पार्टी को फिर से रिवाइव कर सके, फिर से वो पार्टी को एक अच्छे पोजीशन में लाके खड़ा कर सके। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पे हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि ये एक परिवार की पार्टी है। इसमें सब कुछ सिर्फ 3 लोगों पे डिपेंड है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन क्या ऐसे ही कांग्रेस थी? हम आपको बैक डेट से आपको बताएंगे, जब से महात्मा गांधी की कांग्रेस में एंट्री हुई तब से लेकर आज तक, और ये किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ, उस पूरी घटना को मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1921 से लेकर 1948 ये जो पूरा पीरियड था, इसमें महात्मा गांधी एक टॉलेस्ट लीडर ऑफ इंडिया थे और वो कांग्रेस पार्टी के भी लीडर थे। उस समय 14 अलग अलग इंडिविजुअल ने प्रेसिडेंट्स के रूप में काम किया। इसमें सरोजिनी नायडू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुद जवाहरलाल नेहरू, ये अलग अलग लोगों ने एज ए प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी के रूप में काम किया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कास्ट, जेंडर या रिलीजियस के रूप में कोई भी भेदभाव नहीं था। उसके बाद नेहरू का काल आया। 1950 से 64 तक नेहरू एज ए लीडर थे, कांग्रेस पार्टी के आइकन थे, और उन्होंने भी कई अलग अलग प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया। हालांकि 2 से 3 बार एक प्रेसिडेंट्स का चुनाव होता था, लेकिन ये ज्यादातर उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता था कि उनका चुनाव दोबारा से होगा या नहीं होगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा राजीव गांधी के काल तक। लेकिन टर्न राजीव गांधी के काल से ही आना शुरू हुआ। उस समय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वही पार्टी के आइकन थे और एज ए प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस भी काम कर रहे थे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव में भी, राव शासनकाल में भी यही हुआ। लेकिन इन सभी से आगे निकल गई मैडम सोनिया गांधी। वो जब से कांग्रेस पार्टी के पोस्ट पे नियुक्त हुई, कांग्रेस पार्टी के पोस्ट में एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त हुई, उसके बाद से आज तक उस पार्टी को एक वॉलीबॉल की गेंद की तरह बना लिया, जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी, एक राहुल गांधी, एक सोनिया गांधी। तो कभी गेंद उनके हाथ में, कभी गेंद इनके हाथ में। 1998 जब वो प्रेसिडेंट्स बनी कांग्रेस की, उसके बाद से लेकर 2017 तक वो प्रेसिडेंट्स रही। उसके बाद राहुल गांधी को प्रेसिडेंट्स बनाया, चुनाव हारी, राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट्स का पद छोड़ा। उसके बाद फिर वो अंतरिम प्रेसिडेंट बनी, जो अभी तक हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से टर्न चेंज हुआ। पहले 2 आइकन होते थे, एक पार्टी के आइकन होते थे जो कि एज ए लीडर काम करते थे, और दूसरे होते थे पार्टी के हेड जो कि एज ए प्रेसिडेंट्स काम करते थे। और इन दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे, वो बहुत कम देखने को मिलते थे, या अगर देखने को भी मिलते थे तो इनके अंदर कभी आपस में लेकर कोई मतभेद नहीं था। इनमें मनभेद नहीं था। कुछ पॉलिसीज को लेकर डिफरेंसेस थे, लेकिन मनभेद नहीं होता था। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण हुए जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंची है। इसमें एक्चुअली मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगा। एक भाग इसका होगा कि जिसमें सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा, और दूसरा भाग रीजनल और नेताओं ने, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने कहां तक भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी के पतन में। दोस्तों 1998 में जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी, तो उस समय वही गांधी परिवार ही केवल चीफ हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कोई दूसरा आइकन एज ए पार्टी नहीं था, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आला कमान कहते हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो समझ नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है या सोनिया गांधी है। वो हमेशा ये सोचते रहे कि किसी तरह से एक गरिमापूर्ण रिटायरमेंट अपना हम प्राप्त करें और इस पद को छोड़ें। दूसरी बात दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ तक कि कोई अपना इलेक्ट्रीफाइंग स्लोगन नहीं सेट कर सकी जो जनता और कार्यकर्ता को अंदर से मोटिवेट कर सके, जो एक बात में कांग्रेस पार्टी के पूरे एजेंडे को प्रदर्शित कर सके। जैसे कि इंदिरा गांधी शासनकाल में गरीबी हटाओ, उसके बाद मोदी है तो मुमकिन है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरह के जो स्लोगन होते हैं ना, वो आदमी वोटर को अंदर तक हिट करते हैं और लास्ट पोलिंग बूथ तक यही स्लोगन याद रह जाते हैं। तीसरी बात जो है, कांग्रेस की इतने राज्यों में सरकार थी,
उन्होंने किसी राज्य में ऐसा कोई काम नहीं किया जो एक रोल मॉडल की तरह काम कर सके और जिसके बेसिस पे वो चुनाव लड़ सके। जैसे कि अरविंद केजरीवाल से सीख सकते थे। उन्होंने दिल्ली में ऐसा काम किया कि जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं उस दिल्ली मॉडल का जिक्र बहुत करते हैं। गुजरात मॉडल पे तो केंद्र की सरकार चल रही है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में ऐसा कोई काम करती तो वो चुनाव का अपना ये एजेंडा बना सकती थी और दिखा सकती थी कि मैं इसी तरह से देश में काम करूंगी। थर्ड बात दोस्तों, कहा जाता है कि इंडियन इलेक्शन इज अ ग्रेटेस्ट डांस ऑफ डेमोक्रेसी, और इस डांस में जनता खोजती है एक ऐसे आर्टिस्ट की जो अपने व्यक्तित्व से जनता को प्रभावित कर सके, अपने विचार से जनता को इतना प्रभावित कर सके कि जनता घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाने को मजबूर हो जाए। आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनमें वो एबिलिटी है जो जनता, इनकी बातें जनता को अंदर तक हिट कर सकती हैं और करती भी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई लीडर नहीं है जो जनता को इस तरह से प्रभावित कर सके कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। फोर्थ बात दोस्तों, मीडिया अप्रोच का वीक होना। अगर आपको किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को अपनी बात मनवानी हो तो सीधा उसके ब्रेन पे आप उसकी ब्रेन वॉशिंग करिए उसकी। अगर आपने एक बार ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया फिर वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा, और यही कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जो भी विरोधी पार्टी से काउंटर किया गया, उस पर एलिगेशन लगाए गए, उसको भी कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको भी काउंटर नहीं कर पाया। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो हेड लीडर थे उनकी छवि एक ऐसे पॉलिटिशियन की बन गई जनता के प्रति जो कि पूरी तरह से केयरलेस, पॉलिटिक्स में जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं, जो एक पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह देखता है। एक ऐसी छवि कांग्रेस पार्टी के लीडर की बन गई जनता में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसने कांग्रेस पार्टी को वास्तव में तोड़ दिया वो है वीक मैनेजमेंट। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं रहा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और पार्टी के मैनेजमेंट को अच्छे से सेंट्रलाइज करके चला सके। दोस्तों, हालांकि ये कहा जाता है कि राहुल गांधी में पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब भी थी, और राजीव गांधी जब एज ए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तब भी थी। वो तो आराम से इंडिया एयरलाइंस का पायलट थे, जहाज उड़ा रहे थे। लेकिन इनमें ये जज्बा था कि ये इन्होंने एक्सपीरियंस ना होते हुए भी न सिर्फ पार्टी को मजबूत बनाए रखा बल्कि एक स्टेब्लिश और अच्छी सरकार भी दी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने ऐसी छवि नहीं दिखाई कि उन्हें लगे कि पॉलिटिक्स में उनको इंटरेस्ट है और वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। जब भी इनकी सरकार थी तो ये कोई कैबिनेट मंत्री बन सकते थे या किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे जहां पे ये अच्छा काम करते और लोगों को ये मैसेज जाता कि ये वास्तव में गांधी परिवार के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन उनको जो चीजें विरासत में मिली उसको वो संभाल नहीं सके। अब हम बात करते हैं कि रीजनल पार्टियों ने क्या कंट्रीब्यूट किया कांग्रेस की पतन में। वास्तव में जब भी आप अभी के अगर कांग्रेस की बात सोचेंगे तो आपको तीन तस्वीर दिमाग में आएगी, एक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसके अलावा अगर किसी नेता की तस्वीर आपके दिमाग में आती है तो सिर्फ इस वजह से कि वो किसी न किसी कारण से न्यूज में रहे, जैसे कि पी चिदम्बरम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जितिन प्रसाद, ये किसी न किसी तरह से न्यूज में रहे जिसकी वजह से इनकी छवि, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप याद कर पाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं जो कांग्रेस पार्टी का नाम लेते ही जिसकी तस्वीर आपके सामने आ जाए। वहीं आप बीजेपी को देख लीजिए, अगर आप बीजेपी का नाम लेते हैं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कई सारे ऐसे लीडर आ जाएंगे जो जिनकी पकड़ जमीन पे है, जो जमीन से जुड़े हैं, जिनका अपना वोट बैंक है। और कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर लीडर ऐसे हैं जिनको राजनीतिक विरासत में मिली, जिन्होंने खड़ी नहीं की पार्टी, और ना ही कभी उनको देखा गया किसी ऐसे मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए, ना कोई वर्ल्ड सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई अच्छे आंदोलन में भाग लिया, ना किसी अच्छे आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया। दूसरी बात, इन नेताओं में ज्यादातर ग्रीड फॉर पावर देखी जाती है, सत्ता के लिए लालच।
इसी के चलते आप देखते हैं कि हर स्टेट में जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां पे इन सब में रिबील आपस में चलती रहती है सत्ता के लिए। चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच हो, मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ के बीच में हो। रिबील किसी पार्टी में होते हैं ना, तो जनता के पास ये मैसेज जाता है कि जो पार्टी अपने में स्टेबलाइज नहीं है, अपने में वो अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबलाइज नहीं कर सकती, वो देश को क्या संभालेगी। दोस्तों, राहुल गांधी के पास इतनी लंबी चौड़ी विरासत है जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुद जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, इंदिरा गांधी से सीख सकते हैं, अपने फादर राजीव गांधी से सीख सकते हैं। और उनको न सिर्फ इनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बल्कि समझनी चाहिए। मेरा ये मानना है जो यात्रा राहुल गांधी ने अभी शुरू करी वो उन्हें और पहले शुरू कर देना चाहिए था, ताकि कांग्रेस पार्टी इस हद तक जाने से बच जाती और शायद वो फिर से रिवाइज कर सकती थी। दोस्तों, ये डिस्कशन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस डिस्कशन में रखा है। अगर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। नमस्कार।